हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज क्लास 11 की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर मेरे थोड़े कंटिन्यूसली में नहीं होंगे, तो आज डेप्रिसिएशन आपके लिए मैं लेके आई हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्कूलों में और स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कि मैम डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दीजिए। सो आई जस्ट स्टार्टेड। तो देखिए, डेप्रिसिएशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इवन इनफैक्ट मेरे क्लास 11 में तो भाई मुझे बहुत पसंद था और आप लोगों को भी पसंद आएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगेन जैसे हम लोग डीके गोयल के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो सीरीज वाइज डीके गोयल के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीजमेंट। ठीक है, कि कुछ चीजें घट रही है, किसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को रिलेट किया गया है कि हम जो फिक्स एसेट्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो जब हम लोग फिक्स एसेट्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू में कुछ कमी आना स्टार्ट होती है। उसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। कीवर्ड इसमें आपको क्या याद रखना है? कीवर्ड आपको ये याद रखना है कि मैंने फिक्स एसेट्स का नाम लिया। अगर मैंने फिक्स एसेट्स का नाम लिया मतलब डेप्रिसिएशन को सिर्फ आप फिक्स एसेट से ही रिलेट करेंगे, करंट एसेट से नहीं रिलेट करेंगे। अच्छा, फिक्स एसेट्स में भी दो एसेट्स होती है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो फिक्स एसेट्स का हम सिर्फ कौन सा पोर्शन लेंगे स्टूडेंट? हम लोग टैंजिबल पोर्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनटैंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक, तो हम लोग टैंजिबल एसेट्स को विच कैन बी सीन और टच, तो ऐसी एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उन पे हम लोग क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। अब फिक्स एसेट्स टैंजिबल में बात करें तो जैसे हमारा लैंड हो गया, ठीक है, हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मशीनरी हो गई। ठीक, देखिए वैसे तो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता क्योंकि लैंड की हमारी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती रहती है, लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग साथ में है तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि लैंड भी आप कहीं पे भी अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो लैंड पे ज्यादातर आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं। तो यहाँ पे बात लैंड एंड बिल्डिंग की हो रही है। ठीक है, मशीनरी हो गया और ले लीजिए मोटर कार। ठीक है, जितने भी आपके ऐसी एसेट्स हैं, फर्नीचर हो गए, इन सब पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। कार हो गई, स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, ये सारी एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। और जब हम इनको यूज करना स्टार्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू में क्या आती है? कुछ डिक्रीजमेंट आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब क्या खाली यूज करने से वैल्यू में कमी आती है? ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से अगर एसेट्स में कमी आ रही है, उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो उसे भी हम लोग डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार ऐसे कौन कौन से ऐसे रीजन है कि जब हम लोग एसेट्स को यूज नहीं कर रहे हैं तब भी डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक, सबसे पहले कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगने के कौन कौन से कारण है। फर्स्ट है बाय कांस्टेंट यूज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भैया अगर हम मान लीजिए अगर मैंने अपनी स्कूटी लाई, एक साल उसको चला रही हो, कहाँ नेक्स्ट ईयर वो क्या वो नई जैसी रहेगी? नहीं, उसके इंजन में खराबी आ चुकी होगी, उसके बॉडी पार्ट खराब हो चुके होंगे, बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि मैं उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ। तो पहला जो रीजन है डेप्रिसिएशन लगने का किसी एसेट्स पे, वो है उसका कांस्टेंट यूज। ठीक है, सेकंड क्या है? एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब क्या हुआ, मैंने एसेट्स परचेज करके रख ली और उसकी जो एक एस्टिमेटेड जो यूजफुल लाइफ थी, बोला भैया 6 साल तक चलेगी। ठीक, अगर मैंने उसे 6 साल यूज नहीं किया और 6 साल बीत गए तब भी मेरी एसेट्स क्या हो गई? रिड्यूस टू जीरो, मेरी एसेट्स की वैल्यू खत्म। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप कांस्टेंट यूज करें तो ही एसेट्स में डिक्रीजमेंट हो। अगर उसका टाइम पीरियड ही खत्म हो गया तभी वो एसेट्स क्या है? हमारे यूजलेस हो गई। ठीक है, चलिए एक क्रीम है, चलिए कोई एक प्रोडक्ट है, वो कहने को हमारे लिए एसेट्स नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक्सपायरी ऑफ टाइम दे रखा है कि भैया शुड बी यूज विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के अंदर उसको यूज करना चाहिए था हमें, क्या हुआ? 2 साल बीत गया, अब वो एसेट्स क्या हो गई? बेकार हो गई। तो कभी कभी कांस्टेंट यूज नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर उस एसेट्स का टाइम पीरियड खत्म हो गया, आप एलईडी टीवी लाओ, इन सब टीवी का क्या होता है? एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती ना, अगर आप इन्हें ना भी चलाओ तो 4 साल 3 साल बाद अगर आप इनको सोचते भैया आज लगा के देखते हैं, चल ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो खराबी उसको रखने से आ ही गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सपायरी ऑफ टाइम।
थर्ड क्या होगा हमारा, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट का मतलब क्या है, इसमें एक चीज समझने वाली चीज है। मान लीजिए अगर मैंने कोई एसेट्स लीज पर ली, लीज पर मतलब एज अ रेंटेड मैंने उसको लिया, तो मैंने एक पीस ऑफ लैंड लीज पे लिया जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, ठीक है। मैंने कहा मैं इसे 20 साल के लिए ले रही हूं, ठीक। तो जरा 5 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 पर ईयर मैंने कहा मैं इतना आपको दूंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 25,000 जैसे मैं देते 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 जैसे ही 20 साल आएगा, मेरे लिए एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, मेरा राइट तो खत्म ना, क्योंकि मैंने उस एसेट्स को सिर्फ 20 ईयर्स के लीज पर लिया है। तो आफ्टर 20 ईयर्स ये एसेट्स लिए मेरे लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरा इस पर से लीगल राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। बाय ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई, मान लीजिए अगर मैं कीपैड वाला फोन यूज कर रही हूँ, ठीक है, एकदम से क्या हुआ, नया इन्वेंशन आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब क्या है, टच स्क्रीन वाले फोन है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, क्या हो गया, कीपैड फोन की वैल्यू रिड्यूस हो गई ना। सो दैट इज कॉल्ड कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू उसके कांस्टेंट यूज के कारण नहीं, उसके एक्सपायरी ऑफ टाइम के कारण नहीं, लीगल राइट के कारण नहीं, तो कभी कभी उस एसेट्स का नया मॉडिफिकेशन आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, उस एसेट्स की वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस, जो कि इनोवेशन या कोई नई टेक्नोलॉजी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है उस एसेट्स के लिए, तभी उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। बाय एक्सीडेंट, मान लीजिए अगर मेरी एसेट्स आग से जल गई, डैमेज हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो इन सब की वजह से मेरी एसेट्स में जो डैमेज हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी वेस्ट एसेट्स होती है, जैसे ऑयल माइंस हो गया, ठीक है, ये सब हो गए, इन सबको जब हम कंटिन्यूअसली यूज करने लगेंगे तो ये खत्म ही तो होगा, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन। परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, देखिए जिन एसेट्स का परमानेंट फॉल हो जाता है जिनकी मार्केट प्राइस में, तो वो भी एक तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन ही कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो रीसेल के लिए दोबारा नहीं बचते। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सोच रहे हैं तो उन सारे फैक्टर का हमें पता होना चाहिए। मतलब कौन कौन से हेल्पिंग टूल है जो हेल्प करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने पे। तो फर्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, भैया डेप्रिसिएशन तो एसेट्स पे लगता है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी है, हमारी एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है हमारे लिए। सो अगर आप डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी एसेट्स की कॉस्ट पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होगा, देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स वॉट एवर एक्सपेंडिचर यू इनकर्ड दैट विल सम अप टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। यहाँ पे सीन ये है कि अगर आप सपोज करिए अगर मैंने एक फ्रिज खरीदी, ठीक, मैंने शोरूम से मैंने एक फ्रिज खरीदी, फिर मैंने उसे लोड किया, ठीक है, मैं उसे घर तक लेके आई, जो लेबर था उसके हेल्प से मैंने उसे अनलोड किया अपने घर पे, फिर मैंने उसको इंस्टॉल कराया, इन सब पे कहीं ना कहीं मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किए, मैंने उस लेबर को उसको वेजेस दी, ठीक है, जो और जो लेके आया उसको फ्रेट ट्रांजिट जो भी था सब कुछ उसको मैंने पे किया। तो अगर मेरा ये सब करने में 6,000 मेरी फ्रिज की कॉस्ट थी, 2,000 इन सब में खर्च हो गया, अब मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स उस फ्रिज की कितनी होगी, दैट विल 8,000। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जिस समय कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं इमीडिएटली जो भी एक्सपेंडिचर आप उस पर करेंगे वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। हाँ मैंने फ्रिज आज खरीदी, इंस्टॉल मैंने कर आया, तब नहीं, इमीडिएटली उसी दिन ऑन द सेम डेट जो भी एक्सपेंडिचर अगर हम लोग एसेट्स के परचेज के टाइम करते हैं वो सब हमारी एसेट्स की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा फैक्टर है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। हर एसेट्स की अपनी एक यूजफुल लाइफ होती है। जैसे मैंने फ्रिज खरीदते वक्त तो उस शॉपकीपर ने बोला, ठीक है, उस सेलर ने बोला कि मैम ये जो फ्रिज है ये आपकी 8 ईयर्स तक बहुत अच्छे से वर्क करेगी। सो एस्टिमेटेड है, क्योंकि उसे भी नहीं पता, क्या पता 8 से पहले खराब हो जाए या 8 से ज्यादा चल जाए, बट एक एस्टिमेटेड, इसीलिए वर्ड लिखा है एस्टिमेटेड। हमें एक फोरकास्टिंग कर रहे हैं, हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी जो एसेट्स है वो 6 साल तक तो चलेगी। सो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या है, ठीक है, अगर उसकी यूजफुल लाइफ 6 साल है, क्या 6 साल बाद वो रिटायर नहीं। कभी कभी क्या रहता है कि हम एसेट्स खत्म, लेकिन जब हम उसको कबाड़ी के भाव, सबसे अच्छा एग्जांपल दो, आपने कूलर खरीदा
चल रहा था भैया, 10 साल से चल रहा था, खत्म, अब कितना उसको चलाओगे, क्या करोगे, उसको सोल्ड करोगे ना, ठीक है, सोल्ड करके 1000-2000 मिल गया, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो यूजफुल लाइफ के बाद जब हम लोग उस एसेट्स को बेच देते ऐसे बिना, लो भैया ले जाओ, फ्री में ले जाओ, जो पड़े वो देते जाओ, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद चलते हैं कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें तो देखिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूं, ठीक है, सो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सो देयर आर वेरियस मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बट अगर मैं यहाँ इस वीडियो में अभी मैं आपसे बात करूँ तो हमें बहुत सारे मेथड के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आज मैं आपको दो मेथड के बारे में बताती हूँ जो पूरी बुक में हम लोग कंटिन्यूअसली उसी पे क्वेश्चन करेंगे मोस्टली। तो एक मेथड होता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, क्या मेथड बोलते हैं उसे, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, एक नाम इसका और है, इसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। और दूसरा हमारा जो मेथड होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, ये दो मेथड बहुत ज्यादा हमारे पूरे चैप्टर में काम आएंगे। डिमिनिशिंग मेथड का दूसरा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी होता है। ठीक है, चलिए अब जरा मैं इस एसेट्स, इन दो मेथड की कुछ क्वालिटी बताती हूँ। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या बोलता है, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए मैंने 1 अप्रैल 2010 को एक एसेट्स परचेज किया, दैट कॉस्ट इज 5 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है। और अच्छा, डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज करते हैं। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो सकता है, अगर कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर होगा। अगर कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो वो 31 मार्च को वो क्या चार्ज करेगी, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज किया जाता है। तो अगर मैंने फाइनेंशियल ईयर को लिया है तो मैंने 1 अप्रैल को ही मशीनरी परचेज करी है 5 लाख की, मैं मान के चलती हूँ कि मेरे हर साल मेरी मशीनरी पे 10% की रेट से क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 इसका ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2011। और इस दिन मैं क्या चार्ज करूंगी, 10% का डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख का 10% 50,000। तो अगर मैंने बोला भैया एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू कितनी बची, सो दैट इज 4,50,000। नेक्स्ट ईयर मेरी ओपनिंग क्या होगी, फिर से मेरी ओपनिंग 1 अप्रैल 2011 होगी और इसका एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2012। ठीक है, अब क्या चार्ज करेंगे पूरे साल भर, फिर से हम लोग क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो अब बात आती है डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा। वैल्यू तो 4,50,000 है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, बट मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है कि डेप्रिसिएशन सेम रहेगा हर साल। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा एवरी ईयर किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना हो गया, अगेन 50,000। सो दैट इज स्ट्रेट लाइन, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट। फिर अगर मैं बोलूँ तो 1 अप्रैल 2012 और 31 मार्च 2013, फिर से डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे भैया, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ठीक है, तो 5 लाख का अगेन 10%, दैट इज 50,000। तो वैल्यू कितनी बची, 3,50,000। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। नाउ कम टू द डिमिनिशिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो देखिए सेम प्रोसीजर, 1 अप्रैल 2010 को 5 लाख की मशीनरी हम लोगों ने परचेज करी और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2011 वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कितना आ जाएगा, 50,000। द वैल्यू कम्स टू 4,50,000।
देन अगेन 1 अप्रैल ये हमारा ओपनिंग है 2011 और 31 मार्च अगेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन 10%। बट किस पे? डिमिनिशिंग और रिटर्न डाउन वैल्यू कहता है कि जो वैल्यू घट घट के बच रही है उस पे निकाल दो, मतलब 4,50,000 का 10% हम लोग निकालेंगे, दैट विल कम 45,000। ठीक है, लेस कर लिया तो 4,05,000। फिर 1 अप्रैल 2012 और 31 मार्च 2013 फिर से इसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो 40,500। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड। सो स्टूडेंट, अच्छा एक चीज और, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या रहता है कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में खासियत ये होती है कि एक समय बाद हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? बिकम्स जीरो। लेकिन डिमिनिशिंग मेथड में कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे नहीं आना है। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को डीपली पढ़ेंगे, डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।